हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। मैं अमित कुमार। आज का जो सेशन है वो है हमारा 2011 सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास। तो हम जो 2011 में पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। पाठ्यचर्या शब्दावली, ठीक है। डैश मतलब खालिस्तान। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सटीक होगा? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। देखिए, हम जब सीडीपी की बात करते हैं या फिर पेडागोजी की, हमारा पूरा पूरा केंद्र जो होगा वो बच्चा होगा, ठीक है। उस बच्चा जितना एक्टिव होगा उतना ही हमारे लिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मजबूत बनेगा, ठीक है। और इसमें जो है चार चार ऑप्शन में पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि बच्चा सक्रिय सबसे ज्यादा किस में रहेगा? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, पूरा पूरा कार्यक्रम करे और जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन रोज के रोज अनुभव करते हैं, तो क्या होगा? बी। ठीक है, ये अनुभव भी कर रहे हैं और संपूर्ण कार्यक्रम में भागीदार भी हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया और कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो हमारी छोटी क्लासें होती हैं, 5वीं से नीचे वाली या 5वीं तक, उसमें जो खेल पद्धति है वो किस पर आधारित है? उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं विविध के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसमें हमारा पढ़ते ही लग रहा है कि हमारा बी है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर है, क्योंकि उनको बच्चों खेल खेल में पढ़ाना है, ठीक है। मतलब शिक्षण पद्धति करनी है, शिक्षण देना है किसमें? खेल खेल में। इनका ये मतलब नहीं है कि छोटी क्लास के बच्चों को आप खिला रहे हैं और बड़े स्टेट लेवल के खेल के लिए, ये इसकी कोई खेल खेल पद्धति, शिक्षण की खेल पद्धति नहीं है। 5वीं क्लास का बच्चा क्या स्टेट लेवल में खेलेगा? ये जब बड़ी क्लास में आ जाते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, उस टाइम के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? एक बच्चा है जो पुरानी कोई चीज होगी, जो उसने देख रखी हो या फिर सुन रखी हो या पढ़ रखी हो, जो भी होगा, उसको दोबारा पढ़ाया जा रहा है, नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो वो किस हिसाब से उसको उसकी अनुक्रिया करेगा? सीखने का साधता नियम कहलाएगा, सीखने का प्रभाव नियम कहलाएगा, सीखने का प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम कहलाएगा, या सीखने का तत्परता नियम कहलाएगा, ठीक है। इसमें से हमको जो छांटना है तो उसमें क्या होगा? बी, सीखने का प्रभाव नियम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार बच्चे को वो चीज पता है और दोबारा हम नए तरीके से उसको बता रहे हैं तो वो प्रभावी होगी, ठीक है। अब चौथा है, देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये जो शब्द आएंगे ये बच्चे के विकार के ऊपर होंगे। तो हम देखते हैं कि ये फिलहाल डिसलेक्सिया किसमें होगा। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जो डिस है इसको काट दो, लेक्सिया जो लिखा है ना, लेक्सिया बोल दो लेक्चर। लेक्चर, लेक्सिया, एल से लेक्सिया, एल से लेक्चर। तो लेक्चर जब देखते हैं, ठीक है, तो लेक्चर कब दोगे? अधिकतर लेक्चर जो होते हैं वो कैसे देते हैं? पढ़कर। जब हमारे लीडर होते हैं, नेता वगैरह, जो लेक्चर से देते हैं, तो वो कैसे देते हैं? पढ़कर। तो हमारा क्या होगा? पठन विकार। तो वो पठन विकार होगा। और गणितीय विकार में क्या आएगा? डिसकैलकुलिया। डिस हटा दो, कैलकुलिया, कैलकुलेटिया, कैलकुलिया से क्या करते हैं? कैलकुलेटर होता है। तो कैलकुलेटर किस में यूज करते हैं? मैथ में। तो हमारा गणितीय
विकार हो जाएगा। एक होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में ग्राफिया, तो ग्राफ से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल हुआ है, ये एंगल हुआ 90 डिग्री का, तो इस हिसाब के जो हम ग्राफ बनाते हैं, या हमारा इस तरह से बोलते नहीं है वो संख्या रेखा पे 1 2 और ये -1 -2 और ये 0, तो ये जो है ग्राफियां है, तो ये किस में लिखन लिखन संबंधित होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विषय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं उनको बच्चों को शिक्षा किसमें कराई जानी चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालय में, या डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। देखिए, हमें ऐसे बच्चों के साथ कुछ विशेष नहीं करना है, तो इसमें अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष करने से बच्चों में क्या होगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी कि हमें ये टीचर या फिर समाज किसी दूसरी नजरों से देखता है, और वो उतना एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति, किसके प्रति, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ये तो गलत चीज है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, ये भी सही नहीं है। शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या फिर प्रतिपुष्टि जो फीडबैक है देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना। तो देखिए, इसमें जो बीच में रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना के प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, उससे उनमें हीन भावना हो सकती है। सातवां है डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, नेगेटिव नहीं है। अब इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत। रचनात्मक विचार, ये भी प्रतिभाशाली बच्चों में होता है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते ही पता लग रहा है। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो 8वां है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। इसका जो श्रेय है, दुनिया के बारे में जो सृजन करते हैं, इसका श्रेय ब्याजे को जाएगा। ठीक है, फिर है कृतिका, अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, या फिर इसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्या कारण है कि वो अपने घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में ज्यादा बात करती है। इसका एक ही कारण हो सकता है, जो कि है डी, इसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्योंकि देखिए, टीचर भी बच्चों की बात सुनते हैं, और बच्चे तो होते ही हैं एक उम्र के, तो वो उनसे बातें करते हैं, लेकिन घर पे उनको बोल दिया जाता है तुम शांत रहो, इस तरह से मान्यता नहीं मिलती, जो कुछ भी बोलने तो वैल्यू नहीं होती है। तो 10वां क्वेश्चन है एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। पहला है शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, या मीडिया मनोविज्ञान, या शिक्षा मनोविज्ञान। इन चारों में से क्या है, एक बार और पढ़ लें। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। तो आप देखिए ध्यान से, बताइए इसमें क्या होगा।
शिक्षा और मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान और शिक्षा। आगे है 11वां क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है वो कैसे मिलेगी? शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, इसके बारे में बताना है आपको। तो ये क्या करती है? शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, अभिप्रेरणा अगर होगी तो रुचि बढ़ेगी। ठीक है, शक्ति को पैरा नहीं करेगी, नए अधिगम से अलग करती है, नहीं करती, दिशा में रोज सोचने के योग्य बनाती नहीं। लेकिन जब कोई अभिप्रेरणा देता है तो उसके प्रति रुचि जागृत होती है। ठीक है, रुचि जागृत होती है अगर अभिप्रेरणा देता है तो। 12वां क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंत्यक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, या फिर कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या कक्षा में विविध परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो इन चारों में से सबसे सही सीखना समृद्धि हो सकता है किस चीज में होगा? इसमें होगा ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जो उनका एक्सपीरियंस है वास्तव में उन उदाहरणों को रखा जाए, और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंत्यक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, तो ये चीज होगी इसमें। और एक और आपने बात नोटिस की होगी, जो विकल्प बड़ा होता है वो 90% सही होता है। ठीक है, ये बात मैं बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इससे क्या है, बच्चे तुक्का मारना जल्दी शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें चार चार विकल्प पढ़ने हैं, भले ही हम पे टाइम हो या ना हो। इतना टाइम जरूर होता है कि आप 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और समझ भी सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा समझ के और धीरे धीरे पढ़ना है, ये नहीं फटाफट पढ़ा फिर आप दोबारा पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता? देखिए, इसमें नेगेटिव वर्ड आ गया नहीं, सीखने की प्रक्रिया में विशेष नहीं माना जाता, तो इसमें 4 में से एक गलत होगा, 3 सही होंगे। नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है, देखते हैं क्या है। शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यही है। देखिए, इसमें पढ़ते ही नेगेटिव वर्ड आ रहा है, जो कि हमारा एकमात्र, केवल, या इसके सिवाय और कोई नहीं, तो ऐसे जो चीजें आएंगी ये बाधित करती हैं। तो जो बच्चा सीखता है, जो अधिगम मतलब होता है सीखना, जो सीखता है वो सिर्फ शैक्षिक संस्थान या स्कूलों में ही नहीं, वो बाहर समाज से भी सीखता है, घर पर भी सीखता है, और अपने अनुभवों से भी सीखता है। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव वर्ड था ये। और दूसरा भी तीसरा चौथा पढ़ के देखते हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ठीक है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। ठीक है, 14वां है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, जो 5वीं कक्षा में है, जो कोई दृष्टिबाधित, जो जिसकी दृष्टि कम वीक है, आइज वीक है, वो विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, दृष्टिबाधित। ठीक है, इसका हिंदी का सबसे पहले पढ़ें और उसका मतलब जाने, उसके बाद ही आप ऑप्शन दे सकते हैं सही से। विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, या के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने से सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, के साथ। चौथा हमारा, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ये विशेष जो है ना चीज, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन करा दिया कि विशेष कोई भी ऐसा हैंडीकैप या फिर
दिव्यांग बच्चा है तो उसके साथ विशेष कुछ नहीं करना है, नॉर्मल करना है। तो सबसे अच्छा विकल्प इसमें होगा सी। एक बड़ा भी है और विकल्प भी सही है। के साथ कक्षा में, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे नॉर्मल दूसरे बच्चों के साथ। बस यह है, श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो वो सुन ले। अगर वो देख नहीं सकता तो सुन ले। ठीक है, आगे है 15वां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ठीक है, ये है 4 विकल्प। प्राथमिक स्तर शिक्षक को निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? पढ़ाने की उत्सुकता, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप बताइए इसमें सबसे अच्छा है हमारा बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसके बाद हमारा 16वां है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से जब वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्राप्त करता है तो बच्चा क्या करता है? तो ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये 4 विकल्प है हमारे, इनमें से बताना है। सही होगा हमारा डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, सोचता है। जब वो सोचेगा तो क्या होगा? एक मूर्ति बनेगी उसके, या फिर चित्र बनेगा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 17वां है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। ठीक है, वो शिक्षक है जो लोकतांत्रिक है, वो बोलता है बच्चों की कि आप कहीं भी बैठ सकते हैं। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका हो सकता है? तो देखिए, वो कहना चाह रहा है कि एक शिक्षक है जो लोकतांत्रिक है और वो बोलता है कि आप जहाँ चाहें वहां बैठ के पढ़ सकते हैं। तो कुछ बच्चे एक साथ बैठ के समूह में पढ़ते हैं, कुछ अकेले पढ़ते हैं। तो ये कोई अभिभावक आता है स्कूल में, देखता है तो उसे ये चीज पसंद नहीं आती है। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या अभिभावक को प्रधानाचार्य के अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। अनुभाग मतलब सेक्शन बदल दे। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, या फिर दी है अभिभावकों को उस विद्यालय के अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा है सी, निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो उस पर विश्वास रखना चाहिए कि वो किसी कारण से उनको ऐसा करने दे रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? जब बच्चे समूह में बैठ के चर्चा करेंगे तो वह अपना ज्ञान दूसरों को देंगे, दूसरों का भी लेंगे, तो इससे ज्यादा ज्ञानवर्धन होगा। साथ में जब बच्चे अकेले बैठ के पढ़ते हैं तो वो भी अपने अलग वे में जाते हैं जो उन्हें पता होता है, और जो नहीं पता होता उसमें वो ज्यादा डिटेल में खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रश्न उठते हैं। तो दोनों दोनों ठीक है, तो हमारा सी सबसे सही रहेगा। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी है। अगर समस्या है तो शिक्षक उसको डाउट को क्लियर कर सकता है कि वो उसने ऐसा क्यों किया। 18वां क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत कुछ किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यहाँ पे आना चाहिए कुछ नहीं, को किसने बढ़ावा दिया। ठीक है, कुछ की जगह को किसने बढ़ावा दिया। फिर है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलाव, जीन प्याजे, या वाइगॉत्स्की। ये चारों हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। तो आप इसमें बताएंगे, इसमें होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है। ठीक है,
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष आवश्यकताओं की पहचान की गई। तो ये किसने की है? होलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या प्याजे द्वारा? तो इसका आपको बताना है। देखिए 4 विशेष अवस्थाएं हमारे प्याजे ने की थी, ये हम सबको आपको बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क का समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये बता रहे हैं, ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इनमें से कौन सी अवस्था में जो बच्चा है वो समवयस्क का समूह में सक्रिय हो जाता है, उसका इंपोर्टेंट बढ़ जाता है, तो वो होता है किशोर अवस्था में। ठीक है, ये पूर्ण अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, बाल अवस्था। तो पूर्ण अवस्था में तो आपको पता ही वो काम में व्यस्त रहता है, और पूर्व और बाल अवस्था में ये छोटी छोटी अवस्थाएं होती हैं जिसमें बच्चे तुरंत के तुरंत अपने लगे पड़े हैं खेलने में खिलौनों से, या ये थोड़ी सी ये भी बाल अवस्था है खेलने वाली, जिसे गिरोह अवस्था भी कहते हैं। हाँ, जो किशोर अवस्था है वो हर एक इंसान को इसमें इम्पोर्टेंस मिलती है। ठीक है, 21वां है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को क्या करना चाहिए बच्चों जब सीख रहे हो या सिखाने के लिए? नकारात्मक, अग्रणमुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, तो इसमें सीधा सीधा आंसर आएगा अग्रणमुखी। नकारात्मक, नेगेटिविटी नहीं दिखानी है कि बच्चों को कि तुम नहीं सीख सकते हो, या सहानुभूति नहीं दिखानी है ये बेचारा ये कुछ नहीं कर पाएगा ये वो, या तटस्थ नहीं होना है, ये मतलब कठोर नहीं बनना है। अग्रोमुखी मतलब उसको आगे का रास्ता दिखाना है। अग्रो मतलब आगे, मुखी मतलब मुंह, आगे का रास्ता उसे दिखाना है। इस तरह से आप इसका मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, 22वां है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास जो है वो कभी नहीं समाप्त नहीं होगा। यह जो विचार ये किसने दिया था, इस तरह से हम एक तरह से समझ सकते हैं। अंतर संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है, या अंत क्रिया का सिद्धांत है? यह निरंतरता का सिद्धांत है कि निरंतर चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद है 23, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभागार या घर? सबसे अच्छे से बच्चों को कहाँ पे संज्ञानात्मक विकास मिल सकता है? वो है हमारा स्कूल। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण। ठीक है, फिर हमारा 24, निम्न में से कौन सा, यहाँ सा आएगा, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? देखो नेगेटिव आ गया, नहीं है। 4 में से एक नेगेटिव होगा, जरूर देखना, बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी करने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसमें जो है सबसे जो नेगेटिव है वो ए है। जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता, जो लंबे निबंध होंगे ऐसे वह लिखने दिए जाते हैं, बहुत जल्दी रखने नहीं, लिखने होगा, यहाँ पे लिखने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये कोई बुद्धिमान का वो नहीं है लक्षण। ठीक है, 25वां है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। इसको माना जाता है अभिप्रेरित। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, या फिर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या है कक्षा में एकदम खामोश? तो प्रश्न पढ़े, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत, जिससे वो एनर्जी या फिर अभिप्रेरणा मिलती है। ठीक है,
तो ये देखिए, अधिकतम उपस्थिति कोई कारण नहीं कि ज्यादा बच्चा आ रहा है कि तो वो अभिप्रेरित होगा। और शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य कि इसमें ये कमजोरी है और इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए, उपचार कर रहा है वो, ये भी नहीं। जो आपका होगा सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा सी, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अगर वह प्रश्न पूछ रहा है तो 100% वह पढ़ाई कर रहा है और आपकी बात भी समझने की कोशिश कर रहा है। वह प्रश्न तभी पूछेगा जब उसमें जिज्ञासा होगी जानने की, तभी तो उस पर प्रश्न होंगे। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो उस पर प्रश्न कैसे होंगे? ठीक है। फिर 26, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपस्थितियों वो अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? अब 4 ऑप्शन इनमें पढ़ेंगे हम। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की अवस्था, या संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य जो संगीत कहते हैं की अवस्था। इन चारों में से कौन सा, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था का साथ संबंध नहीं है? ठीक है, इन चारों में से सामाजिक मनोविज्ञान नहीं है। सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान नहीं, सामाजिक नहीं, सामाजिक नहीं। अभी 4 ऑप्शन में देखना है जो ये समाज से कट रहा है बच्चा, ये आप देखें ध्यान से। देखिए पहला है, पहले में तो आ गया सामाजिक, सामाजिक अनुमोदन, तो इसमें तो आ ही आएगा। संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था, भाई समाज में सुरक्षा भी रहेगी। ऐसा अगर समाज में है तो सुरक्षित तो है ही, जंगल में खड़ा कर दो तो कहाँ सुरक्षित है। फिर हमारा डी है संगीत की अवस्था, जब संगीत कर रहा है तो समाज को ही तो सुना रहा है, जो हमारा आंसर आएगा सी। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, तो ये सामाजिक रूप से नहीं करते। ठीक है। 27वां है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र संबंधित है इन चारों में से बोध बढ़ाने की तकनीक से, सहायक कार्यों की प्रक्रिया वो क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इन चारों में से कौन सा होगा? डी, मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से। ठीक है, मन का मानचित्र किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से। ये नहीं कि मन में चित्र बना रहा है या फिर क्रिया योजना बना रहा है या बोध बढ़ाने की तकनीक से। 28वां है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे सीखने संबंधित समस्याओं संबंधित करने का सबसे बेहतर तरीका। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना गलत होगा। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो सबसे अच्छा होगा ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगर किसी बच्चे में जो अक्षमता है उसके ही उसी के रूप में, मान लो कोई दृष्टिबाधित है तो उसको श्रव्य सामग्री देना, इस तरह से। तो आगे चलते हैं। 28, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में 4 अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? देखिए प्याजे की चारों जो अवस्थाएं वो प्याजे ने दी थी, अभी ये सबको हम पढ़ाएंगे।
फिलहाल हम इसमें देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करता है। अमूर्त, इसमें एज भी दे रखी है कि वो एक तार्किक सोचता है और अपने मन में विचारों में एक तरह से चित्र बना लेता है। तो वो कौन सा होता है? 11 साल का बच्चा। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। 30 है लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, या प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर या अंतरजात या अंतःजात होता है, अंतःजात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, या विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या परीक्षा के अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग। ये भी गलत है, कोचिंग नहीं लगाएंगे अच्छे अंकों के लिए। और ये क्या है? इसमें जीवन के आरंभ से ही, मतलब कि आप बच्चा छोटा है, आप उसी में आरंभ से ही उसके लक्ष्यों पर बल दे रहे हैं, ये भी गलत है, नेगेटिव है। और इसमें अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण, अच्छे शिक्षण के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण भी नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट है बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग टैलेंट होता है हर बच्चे का, तो उसमें उसको साथ देना। ये नहीं कि एक ही बस आप सबको नौकरी करनी है, सरकारी तो लगे पड़े हैं सब सरकारी नौकरी के लिए। बिजनेस करना है तो सबके सब उसी पे ऊपर आधारित है। हर किसी को नौकरी करनी, किसी को बिजनेस करना है, किसी को कुछ करना है, तो उस अनुसार उसको ढालना है। ठीक है। अब अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।